हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम दिए हुए सेंटेंसेस में एरर को ढूंढेंगे और फिर उसे करेक्ट करना भी सीखेंगे। एंड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द डे इज शी इज गुड इन मैथमेटिक्स। इसमें प्रेपोजिशन की गलती है दोस्तों, क्योंकि गुड के बाद इन का नहीं एट का प्रयोग होता है। सो गुड विल बी फॉलोड बाय एट। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि गुड के बाद तो एट आता है, लेकिन वीक के बाद इन। ऐसे ही स्लो के बाद एट, लेकिन क्विक के बाद इन का प्रयोग होता है दोस्तों। Here are some examples related to this rule. Let's come to the second sentence now. Each of his friends are going to market. इसमें एरर वर्ब से रिलेटेड है दोस्तों। यहां पर आर का प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रयोग यहां पर इस का होना है, क्योंकि ईच ऑफ को एक वचन की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी हैं जिन्हें हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है। दे आर ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी, वन ऑफ और मैनी ए। इन्हें हमेशा एक वचन की तरह ट्रीट किया जाना है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगी। एंड हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स मूव ऑन to the third sentence now. Work hard lest you do not fail. यहां पर मिस्टेक लेस्ट के बाद वाले क्लॉज में है दोस्तों। लेस्ट का हिंदी में मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो पहली बात जो हमें अच्छे से याद रखनी है वो ये है कि लेस्ट के बाद वाले क्लॉज में नॉट नहीं आएगा, क्योंकि नॉट तो लेस्ट के अंदर ही इंक्लूडेड है। और दूसरी बात, लेस्ट के बाद वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग होना जरूरी है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। अनटिल और अनलेस भी ऐसे ही वर्ड्स हैं दोस्तों जिसमें पहले से ही नॉट है, इसलिए इनके बाद वाले क्लॉज में भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अनटिल और अनलेस दोनों का मतलब होता है जब तक कि नहीं। अनटिल टाइम के लिए प्रयुक्त होता है और अनलेस किसी कंडीशन के लिए। तो इसके बाद वाले क्लॉजेस में भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। Here are some examples related to the third rule of the day. हमारा फोर्थ सेंटेंस है My pen is superior than yours. मेरा पेन तुम्हारे वाले पेन से ज्यादा बढ़िया है। सुपीरियर के बाद देन का नहीं टू का प्रयोग होगा दोस्तों। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं, तो उनसे पहले ना तो हम मोर का प्रयोग करेंगे और ना ही उनके बाद THAN वाले देन का प्रयोग। और ऐसे वर्ड्स की लिस्ट ये दी गई है दोस्तों। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर और प्रीफर। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे पहले ना तो मोर आएगा और ना ही जिनके बाद देन। इनके बाद तो हमेशा टू का ही प्रयोग होगा दोस्तों। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। फिफ्थ सेंटेंस इज ही, यू एंड आई एम फ्रेंड्स। यहां पर दिए गए सब्जेक्ट के रूप में अलग अलग पर्सन्स का प्रयोग हुआ है दोस्तों। जब भी दिए गए वाक्य में दो या तीन पर्सन्स का प्रयोग होता है तो हमें 2, 3, 1 वाला फॉर्मूला याद रखना होता है। सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और सबसे लास्ट में
फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा यू जो कि सेकंड पर्सन है, कॉमा ही जो कि थर्ड पर्सन है, एंड आई जो कि फर्स्ट पर्सन है। सो यू, ही एंड आई, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। वी विल यूज आर ओवर हियर, तो हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। हमारे फिफ्थ रूल से संबंधित कुछ और सेंटेंसेस यहां पर दिए गए हैं दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन नाउ। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस। यहां पर हमें कलेक्टिव नाउन ज्यूरी पर ध्यान देना है दोस्तों। ज्यूरी इज द ग्रुप ऑफ जजेज। ज्यूरी को हम कभी सिंगुलर सब्जेक्ट इट की तरह ट्रीट करते हैं, तो कभी प्लूरल सब्जेक्ट दे की तरह। इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन दे टेक। अगर ज्यूरी और कमिटी के सारे मेंबर मिलकर एक ही डिसीजन लेते हैं तो ज्यूरी या फिर कमिटी को इट माना जाता है, और अगर अलग अलग डिसीजंस लेते हैं तो फिर ज्यूरी और कमिटी को हम दे कहते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। इस रूल से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस इस प्रकार हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ वन नाउ। नीदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। हमने अपने आज के पहले रूल में देखा था कि ईदर ऑफ और नीदर ऑफ को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। अब हमें यह ध्यान रखना है कि अगर ईदर के साथ और आ जाए और नीदर के साथ नॉर आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नॉर के बाद आए नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। क्योंकि यहां पर नॉर के बाद हिज फ्रेंड्स का प्रयोग हुआ है, फ्रेंड्स ज्यादा हैं, इसलिए वॉज नहीं वर का प्रयोग होगा दोस्तों। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू द सेम रूल। आइए अब अपने एट्थ सेंटेंस पर आ जाते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 50 टुडे। यहां पर हमें दो फ्रेजेस को ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ और दूसरा अ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ मीन्स अ पर्टिकुलर नंबर जो कि हमेशा एक वचन में होगा, एंड अ नंबर ऑफ मीन्स मैनी जो कि हमेशा बहुवचन में ही होगा दोस्तों। इसीलिए द नंबर ऑफ को एक वचन कर्ता की तरह यूज किया जाता है और अ नंबर ऑफ को बहुवचन कर्ता की तरह। हियर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर नंबर दिखा रहा है दोस्तों, इसीलिए वर का नहीं वॉज का प्रयोग होगा। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। नेक्स्ट वन इज कीट्स पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है, ना तो उनमें एस और ईएस लगता है और ना ही उनके साथ बहुवचन वाली वर्ब का प्रयोग होता है। हियर इज द लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स। फर्नीचर का कभी फर्नीचर्स नहीं होगा और उसके साथ आर का प्रयोग भी नहीं होगा। ऐसे ही बाकी के वर्ड्स हैं सीनरी, हेयर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, अल्फाबेट। इन सभी वर्ड्स में एस और ईएस का प्रयोग सही नहीं माना जाता है दोस्तों। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कीट्स पोइट्री इज वेरी चार्मिंग। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स पर नजर डाल लेते हैं। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे इज ही बॉट अ डिक्शनरी इन 300 रुपीज। यहां पर 300 रुपीज यानी कि अमाउंट आ रहा है दोस्तों। अगर दिए हुए सेंटेंस में पैसों का जिक्र है, चाहे उन पैसों से चीजों को खरीदा जाए या फिर बेचा जाए, पैसों से पहले तो हमेशा फॉर का प्रयोग ही किया जाता है। पैसों से पहले एट का प्रयोग सिर्फ तब करते हैं जबकि वो पैसे किसी यूनिट को दिखा रहे हों, अर्थात
यहां पर दिए हुए 300 रुपीज से पहले इन नहीं फॉर का प्रयोग होगा। और अगर यहां पर 300 रुपीज पर लीटर या पर मीटर होता, किसी यूनिट की बात की जाती, सिर्फ तभी हम फॉर का प्रयोग नहीं करके एट का प्रयोग करते। सम मोर एग्जाम्पल्स related to the same rule are given here under. Here comes the 11th one. Mohan is such a boy who can help you. यहां पर आए relative pronoun who का प्रयोग सही नहीं है दोस्तों। अगर दिए हुए सेंटेंस में सच या सेम का प्रयोग हुआ हो तो relative pronouns who, which या दैट के स्थान पर एज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा मोहन इज सच अ बॉय एज कैन हेल्प यू। सम मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस रूल आर गिवन ऑन दिस स्लाइड फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। यहां रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग हुआ है दोस्तों। जब भी दिए हुए सेंटेंस में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच या दैट का प्रयोग होता है तो हमें उससे पहले आने वाले वर्ड और उसके बाद आने वाले वर्ड दोनों को ही देखना होता है। उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसी के हिसाब से उसके बाद आने वाली वर्ब को डिसाइड किया जाता है दोस्तों। तो क्योंकि यहां हु से पहले आई का प्रयोग हुआ है इसलिए हु के बाद आई के हिसाब से ही एम का प्रयोग होगा। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। अदर सेंटेंसेस ऑफ द सेम काइंड आर गिवन बिलो। नेक्स्ट सेंटेंस इज whom you are expecting now। यहां पर whom जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों, इट शुड बी फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा whom are you expecting now। क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड हमें दो बातें याद रखनी होती हैं दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बिगिनिंग में आ रहा हो और सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना रहा हो तो उस क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, लाइक इन द गिवन सेंटेंस। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड दो क्लॉजेज के बीच में आकर कंजंक्शन का काम कर रहा है तो दैट क्वेश्चन वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय सब्जेक्ट, जैसा कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी किया करते थे दोस्तों। क्वेश्चन वर्ड के इन दोनों ही प्रयोग अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे होना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसका कैसे प्रयोग होना है से रिलेटेड एग्जाम्पल्स यहां दिए गए हैं दोस्तों। चलिए अब अपने आज के अगले सेंटेंस पर आ जाते हैं। नो सूनर द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास द बॉयज स्टूड अप। इस सेंटेंस में गलती फर्स्ट वाले क्लॉज में है दोस्तों, क्योंकि एज सून एज वाले सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम तीन बातों का ध्यान रखते हैं। माना कि वाक्य एज सून एज ही सॉ द टाइगर ही रैन अवे है, जो ही उसने टाइगर देखा त्यों ही वो भाग गया। इसका नेगेटिव बनाते समय हमें जो तीन चेंजेस करने हैं दोस्तों वो है, पहला एज सून एज की जगह नो सूनर डिड, और फिर पहले क्लॉज में आई सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म, और तीसरा चेंज कॉमे की जगह देन का प्रयोग। तो हमारा नेगेटिव वाक्य बनेगा नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन अवे। दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब एक ही है दोस्तों। पहले में हमने बोल दिया जो ही उसने टाइगर देखा त्यों ही वो भाग गया, और दूसरे वाले सेंटेंस में जो अभी हमने नो सूनर से बनाया उसमें हमने बोला कि उसने टाइगर अच्छे से देखा भी नहीं था कि वो भाग गया। अब अगर हम अपने दिए हुए सेंटेंस पर नजर डालें दोस्तों तो हम जानेंगे
कि इस सेंटेंस को हम दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, या तो एज सून एज का प्रयोग करके या फिर नो सूनर डिड का प्रयोग करके। तो दोनों ही मेथड से इसे करेक्ट किया जा सकता है। एज सून एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास कॉमा द बॉयज स्टूड अप, या फिर नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर द क्लास देन द बॉयज स्टूड अप। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स related to the same rule, friends. Now the next sentence is hardly the principal entered the class, the boys stood up. पिछले वाले सेंटेंस में हमने इसी वाक्य को as soon as और no sooner did से बनाना सीखा था। अब वैसे ही वाक्य को हम hardly had का प्रयोग करके बनाएंगे दोस्तों। तो दो बातें जो हमें अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, वो ये है कि हार्डली का प्रयोग हम हैड के साथ ही करेंगे और कॉमे की जगह व्हेन लगाएंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा हार्डली हैड द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास व्हेन द बॉयज स्टूड अप। अर्थात प्रधानाचार्य अभी कमरे में पहुंचे ही थे कि बच्चे खड़े हो गए। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू this rule. Next one is Priyanka was musing about the memories of the past. यहां पर preposition की गलती है दोस्तों। musing जिसका मतलब think deeply होता है के बाद preposition over का प्रयोग होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा प्रियंका was musing over the memories of the past। कुछ और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जिनका अर्थ थिंक डीपली होता है और जिनके बाद हम ओवर का प्रयोग ही करते हैं। मल ओवर, पोंडर ओवर, ब्रूड ओवर। तो कुल मिलाकर ये चार वर्ड्स को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। म्यूज, मल, पोंडर, ब्रूड, इन सब का मतलब थिंक डीपली है और इन सब के बाद ओवर का प्रयोग होगा दोस्तों। Some examples are given here under. Our next sentence is I am looking forward to see you. The correct one will be I am looking forward to seeing you. वैसे ज्यादातर हम देखते हैं कि to के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, लेकिन look forward to एक ऐसा फ्रेज है दोस्तों जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नहीं, वर्ब में ing का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही दो वर्ड्स और हमें याद रखने हैं दोस्तों, वो है गिवन टू और यूज्ड टू। दोनों का ही मतलब होता है आदी हो जाना या किसी चीज की लत पड़ जाना। गिवन टू और यूज्ड टू से पहले सामान्यतः कोई बी फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी कि इज, एम, आर या वर्स वर लगे होंगे। जैसे आई एम गिवन टू प्लेइंग क्रिकेट और ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। लेकिन अगर यूज्ड टू से पहले इज, एम, आर नहीं आ रहा है दोस्तों, तो वो रूटीन इन पास्ट को दिखा रहा होगा और वहां पर तो हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। मैं क्रिकेट खेला करता था कि इंग्लिश होगी आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, और मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो गया हूं कि इंग्लिश होगी आई एम यूज्ड टू playing cricket. Here are some more examples of this kind. Just have a look at them. Next sentence is the tea is made of milk. Made के बाद फिजिकल चेंज को दिखाने के लिए हम of का प्रयोग करते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है दोस्तों जिसमें एक चीज से हम दूसरी चीज बना तो लेते हैं लेकिन पहली वाली चीज को पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लकड़ी से मेज का बनना, सोने से अंगूठी का बनना या फिर लोहे से कुल्हाड़ी का बनना। इन चेंजेज में हम पहले वाली चीज को भी वापस प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे चेंजेज में हम मेड के बाद ऑफ लगाते हैं, लेकिन दिए हुए सेंटेंस में आने वाली चीज को
हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो फिजिकल चेंज नहीं है, उसमें ऑफ का प्रयोग गलत है। क्योंकि केमिकल चेंज होने पर हम ऑफ का नहीं फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। केमिकल चेंज आप जान ही रहे होंगे दोस्तों कि इसमें पहले वाली चीज को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दिए हुए सेंटेंस में आए दूध से चाय का बनना, ऐसे चेंजेज में हम मेड के साथ फ्रॉम लगाते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर अंडर। नेक्स्ट वन इज द टीचर एंटर्ड इनटू द रूम। द करेक्ट वन विल बी द टीचर एंटर्ड द रूम, क्योंकि एंटर के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। एंटर के साथ साथ दो वर्ड और हमें याद रखने हैं, रीच और एकम्पनी। एंटर के बाद क्वेश्चन में अक्सर हमें इन या इनटू लगा के दिया होगा, रीच के बाद एट, ऑन या अपॉन लगा के, और एकम्पनी के बाद विद लगाकर। लेकिन हम ये जानते हुए कि इनके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, हम इन, इनटू, एट, ऑन, अपॉन या विद को हटा देंगे दोस्तों। एंटर, रीच और एकम्पनी आर यूज्ड विदाउट एनी प्रेपोजिशन। लेट्स हैव अ लुक एट दीज एग्जांपल्स। आवर 20th sentence is he has come from Agra yesterday। यहां पर yesterday हिस्ट्री को दिखाने वाला वर्ड है दोस्तों, इसीलिए हैज का नहीं सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। सेंटेंस को हम पास्ट, इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही केम फ्रॉम आगरा यस्टरडे। कुछ हिस्ट्री को दिखाने वाले शब्द होते हैं दोस्तों, जैसे यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, या फिर लास्ट करके कुछ भी आ जाए, या फिर कोई पुराना नाम, अकबर, गांधी जी। ऐसे वर्ड्स को देखते ही हमें पहचान लेना है कि ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और यहां पर हमें सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हुए सेकंड फॉर्म या डिड लगाना है। क्वेश्चन में दिए गए हैज या हैव का प्रयोग तो हम रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को शो करने के लिए परफेक्ट टेंसेस में करते हैं दोस्तों, और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल नाउ, बाय प्लस टाइम, सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म। इन वर्ड्स के आने पर परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग होता है दोस्तों। अगर हम लास्ट के दो पर नजर डालें तो सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में, तथा बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं। जैसे कि आई हैव नॉट ओपन्ड दिस बुक सिंस आई बॉट इट। जब से मैंने ये किताब खरीदी है तब से कभी खोली नहीं। तो सिंस के साथ हमने इसे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया। अब बिफोर के साथ हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हुए बना रहे हैं, शी हैड टेकन द ब्रेकफास्ट बिफोर वी रीच्ड देयर। वो ब्रेकफास्ट ले चुकी थी हमारे वहां पहुंचने से भी पहले। यहां पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों, जस्ट हैव अ लुक एट देम एंड हियर कम्स आवर 21st सेंटेंस। ही मस्ट बी इनटू हिज गुड बुक्स। गलती यहां पर ईडियम इनटू हिज गुड बुक्स में है दोस्तों। इनटू के स्थान पर इन का प्रयोग होगा। इन वंस गुड बुक्स एक ईडियम होता है जिसका अर्थ होता है बी इन समबडीज फेवर और इन गुड ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि आज वो लेट है लेकिन प्रिंसिपल साहब उससे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रिंसिपल के खासम खासों में है। दो शी इज लेट टुडे, द प्रिंसिपल विल नॉट स्कॉल्ड हर एज शी इज इन हिज गुड बुक्स। तो हमेशा इन वंस गुड
और बैड बुक्स का प्रयोग होता है दोस्तों इनटू वंस गुड और बैड बुक्स का नहीं। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस वाक्य में बिफोर से पहले वाले क्लॉज में मिस्टेक है दोस्तों। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर का प्रयोग होता है तो ज्यादा पहले समाप्त होने वाले कार्य को परफेक्ट में, बाद में समाप्त होने वाले कार्य को इंडेफिनिट में बनाया जाता है दोस्तों। दिया हुआ सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए एक वाक्य को पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ बनाना है और दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म के साथ। और वो चीज जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों वो है हैड की पोजीशन। अगर वाक्य के बीच में बिफोर आ रहा है तो चूंकि बिफोर का मतलब पहले होता है इसलिए पहले वाले में हैड आएगा, और अगर वाक्य के बीच में आफ्टर है तो आफ्टर का अर्थ चूंकि बाद होता है इसलिए हैड का प्रयोग बाद वाले क्लॉज में होगा दोस्तों। अब क्योंकि दिए हुए सेंटेंस में बिफोर कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है तो हम पहले वाले क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और हमारा सही वाक्य बन जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से भी पहले। चुका था के लिए हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है दोस्तों। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन इज वी एंजॉयड एट द पार्टी। यहां पर हमें वर्ड एंजॉयड पर नजर रखनी है दोस्तों। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि सेल्फ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। उनमें से 3 वर्ब्स जो हमें अच्छे से याद रखने हैं वो है एंजॉय, हाइड और अवेल। इनके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग होता है। जैसे उसने स्वयं को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया। शी हिड herself behind a tree। दिए हुए वाक्य में सब्जेक्ट वी है इसलिए वर्ब enjoyed के बाद our selves का प्रयोग करेंगे and the correct sentence will be we enjoyed ourselves at the party। Some more sentences on the same rule are as follows। हमारा अगला वाक्य है he is suffering from fever since last night। इस वाक्य में हमें since last night पर ध्यान देना है दोस्तों। अगर दिए हुए वाक्य में since या for के बाद टाइम दिया गया है तो more often than not वो सेंटेंस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनता है। इसीलिए इस वाक्य में हम हैज बीन सफरिंग का प्रयोग करेंगे ना कि इज सफरिंग का, और हमारा सही सेंटेंस बन जाएगा ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू डू दिस वर्क। गलती एनफ स्ट्रॉन्ग में है दोस्तों। इसे करेक्ट करने के लिए हमें एनफ के बारे में जानना होगा। एनफ का प्रयोग नाउन के साथ उससे पहले लगाकर करते हैं, जैसे आई हैव एनफ मनी। लेकिन अगर वाक्य में एनफ एडजेक्टिव के साथ आ रहा है तो इसे हम एडजेक्टिव के बाद प्रयोग करते हैं दोस्तों। लाइक ही इज गुड एनफ। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू दिस वर्क, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी एक एडजेक्टिव ही है दोस्तों। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स, जस्ट हैव अ लुक एट देम। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन नाउ। वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट ऑन द इनजस्टिस डन टू हिम। हम सब बहुत नाराज हैं उस अन्याय के लिए जो उसके साथ किया गया। यहां पर
प्रेपोजिशन की मिस्टेक है दोस्तों। इंडिग्नेंट का अर्थ होता है गुस्सा होना, एंग्री होना। अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हो, इंडिग्नेंट, एंग्री, इरिटेटेड या एनॉयड हो तो प्रेपोजिशन विद लगेगा। लेकिन अगर किसी चीज से नाराज हो तो प्रेपोजिशन एट का प्रयोग होगा दोस्तों। मैं तुमसे गुस्सा हूं तो हम बोलेंगे आई एम एंग्री विद यू। अगर आपको बोलना है मैं तुम्हारे व्यवहार से गुस्सा हूं तो बोला जाएगा आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। इन द गिवन सेंटेंस गुस्सा अन्याय पर है दोस्तों, तो हम विद नहीं एट का प्रयोग करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट एट द इनजस्टिस डन टू हिम। नाराजगी से संबंधित कुछ और सेंटेंसेस पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली। गलती देन के बाद वाले पार्ट में है दोस्तों। चलिए इस सेंटेंस की आत्मा को समझते हैं। कश्मीर की जलवायु दिल्ली से ज्यादा स्वस्थ है। इसे करेक्ट करेंगे तो ये जानेंगे कि यहां पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर की जलवायु दिल्ली की जलवायु से ज्यादा स्वस्थ है। इट मीन्स द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। अब हम द क्लाइमेट को रिपीट नहीं करना चाहें तो बाद वाले द क्लाइमेट के स्थान पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर रिपीटेड नाउन सिंगुलर में होता है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, और अगर वो प्लूरल में होता है तो दोज का। अगर मुझे बोलना है इस टोकरी के फल उस टोकरी के फल से ज्यादा मीठे हैं तो मैं बोलूंगा द फ्रूट्स ऑफ दिस बास्केट आर स्वीटर देन दोज ऑफ दैट बास्केट। दिए हुए सेंटेंस में रिपीटेड नाउन सिंगुलर है, इसीलिए हम दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दैट ऑफ दिल्ली। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज राइट विद ब्लू इंक। यहां पर प्रेपोजिशन की गलती है दोस्तों। विद का प्रयोग किसी टूल या वेपन के साथ करते हैं, जैसे विद अ सॉर्ड, विद अ नाइफ। ऐसे ही पेन भी एक तरह का टूल ही है दोस्तों, इसलिए विद अ पेन का प्रयोग होता है। पेन से पहले तो विद का प्रयोग होता है दोस्तों, लेकिन इंक से पहले इन का। सो द करेक्ट वन विल बी राइट इन ब्लू इंक। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स, जस्ट हैव अ लुक एट देम। नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ द डे इज शी इज वन ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहां पर हमें वन ऑफ टॉलेस्ट गर्ल पर फोकस करना है दोस्तों, और दो बातें याद रखनी है। पहली कि वन ऑफ के बाद हमेशा बहुवचन कर्ता का प्रयोग होता है, और दूसरी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगाया जाता है। तो हमारा सही वाक्य बनेगा शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। 30th sentence of the day is more you get more you covet। पिछले वाक्य में हमने ये जाना था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगता है, और अब याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा लग सकता है अगर एक ही वाक्य में दो कंपैरेटिव वर्ड्स हों। जैसे जब आप टेलर के पास जाते हैं और टेलर पूछता है कि तुम्हें सिले हुए कपड़े कब चाहिए, तो आप बोलते हो जितना जल्दी उतना बढ़िया। तो आप बोलेंगे द सूनर द बेटर, अर्थात दोनों कंपैरेटिव वर्ड्स से पहले दा का प्रयोग करते हुए बोला जाएगा। ऐसे ही जब पापा पूछें कितने पैसे दूं, तो आपको बोलना चाहिए द मोर द बेटर, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द मोर यू गेट
द मोर यू covet। आप जितना ज्यादा प्राप्त करते जाते हो उतनी ही आपकी लालसा बढ़ती चली जाती है दोस्तों। एंड हियर कम्स आवर 31st सेंटेंस, ही इज नॉट नोन बाय मी। यहां पर प्रेपोजिशन की गलती है दोस्तों, क्योंकि नोन के बाद टू, फॉर या बाय का प्रयोग तो होता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में। नोन के बाद हम टू का प्रयोग तब करते हैं दोस्तों जब हम किसी की नॉलेज या किसी की फैमिलियरिटी की बात करते हैं। जैसे आपका एड्रेस मुझे नहीं पता, वो मेरी नॉलेज में नहीं है, तो एट दैट टाइम आई विल से योर एड्रेस इज नॉट नोन टू मी। लेकिन नोन का प्रयोग अगर फेमस और पॉपुलर के सेंस में हुआ हो, जैसे वो प्रसिद्ध है या वो लोकप्रिय है अपनी चैरिटी के लिए, तो ऐसे समय में हम नोन के बाद फॉर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। लाइक ही इज नोन फॉर हिज चैरिटी। और नोन के बाद बाय का प्रयोग तब किया जाता है जब सेंस रिकॉग्नाइज्ड या पहचाने जाने का होता है। जैसे हमें हमारी कंपनी से पहचाना जाता है, तो हम बोलेंगे वी आर नोन बाय द कंपनी वी हैव। दिए हुए सेंटेंस में नोन का प्रयोग नॉलेज या फैमिलियरिटी के लिए हुआ है दोस्तों, तो यहां पर बाय नहीं टू का प्रयोग होगा। बाय का प्रयोग तो फेम या पॉपुलैरिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज नॉट नोन टू मी। Here are some more examples related to this rule, friends. Let's move on to the next one now. One should keep his promise. यहां पर गलती पजेजिव केस his में है दोस्तों। पजेजिव केस अर्थात अपने की अंग्रेजी को हम हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करते हैं दोस्तों। अगर एज ए सब्जेक्ट I का प्रयोग हुआ है तो अपने की इंग्लिश माय, अगर वी सब्जेक्ट है तो अपने की इंग्लिश अवर, यू सब्जेक्ट है तो अपने की इंग्लिश योर, ऐसे ही के होने पर हिज, शी के होने पर हर, दे के होने पर देयर और इट के होने पर इट्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दिए गए क्वेश्चन में हिज का प्रयोग किया गया है दोस्तों। हिज का प्रयोग तो यहां पर तब होता अगर स्टार्टिंग में एज ए सब्जेक्ट ही का प्रयोग हो रहा होता, बिकॉज देयर इज वन राइट इन द बिगिनिंग, तो वी विल यूज द पजेजिव केस ऑफ वन। और वन का पजेजिव केस यानी कि वन के अपने की इंग्लिश होती है दोस्तों वंस। साथ ही हमें यह भी याद रखना है दोस्तों कि एवरीवन या एवरीबडी के अपने की इंग्लिश वंस नहीं होती है, उसके लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं। Here are some more examples. Just have a look at them. Let's move on to the next one now. Sharika and Khanak love one another. यहां पर मिस्टेक वन अनदर फ्रेज में है दोस्तों। ईच अदर और वन अनदर दोनों का ही अर्थ होता है दोस्तों एक दूसरे से। अगर बात दो जनों के बीच की है तो हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और अगर दो से ज्यादा जनों की तो वन अनदर का। यहां पर शारिका और खनक दो ही जने हैं दोस्तों, इसीलिए वन अनदर नहीं ईच अदर का प्रयोग होगा। वन अनदर का प्रयोग हम दो से ज्यादा नाउन्स के साथ करते हैं। Here are some more example, friends. Let's move on to the next one now. What is the time in your watch? जब भी हमें किसी से समय पूछना हो दोस्तों, तो हम what is the time in your watch नहीं, what is the time by your watch कह के पूछते हैं। मिस्टेक यहां पर प्रेपोजिशन की है दोस्तों, इनकी जगह हम बाय का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगर आपको बोलना है मेरी घड़ी में 4 बजे हैं,
तो आप बोलेंगे इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। लेट्स मूव ऑन टू द 35th नाउ। शी इज स्टैंडिंग ऑन द गेट। वो गेट पर खड़ी है। यहां पर फिर से प्रेपोजिशन की ही मिस्टेक है दोस्तों। जब भी पर का सेंस आता है तो पर की हम 4 इंग्लिश यूज करते हैं दोस्तों, ऑन, अपॉन, ओवर या फिर एट। आप जानते हैं कि ऑन का प्रयोग, अपॉन का प्रयोग, ओवर और एट का प्रयोग हम किस किस अवस्था में करते हैं। इन चारों वर्ड्स का मतलब पर ही है दोस्तों, लेकिन ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, उसे टच कर रही हो लेकिन रुकी हुई हो। जैसे किताबें मेज पर हैं, बुक्स आर ऑन द टेबल। अपॉन का प्रयोग भी पर के अर्थ में ही तब होता है दोस्तों जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, टच भी कर रही हो लेकिन गतिमान अवस्था में हो। लाइक द पेन इज रोलिंग अपॉन द टेबल। नेक्स्ट वन इज ओवर। ओवर का प्रयोग पर के अर्थ में तब किया जाता है दोस्तों जब कोई चीज किसी के ऊपर तो हो लेकिन उसे टच ना कर रही हो। जैसे ट्यूबलाइट पर्दे के ऊपर है, उसे टच नहीं कर रही है। ऐसे समय में हम बोलेंगे द ट्यूबलाइट इज ओवर द कर्टन। एट का प्रयोग तब किया जाता है दोस्तों जब हिंदी में पर का तो सेंस आता है लेकिन किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरे के ऊपर होना नहीं पाया जाता है दोस्तों। जैसे मैं घर पर हूं, तो इस केस में मैं पर बोल तो रहा हूं दोस्तों, लेकिन मेरा मतलब घर के ऊपर से तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं घर पर हूं की इंग्लिश बनेगी आई एम एट होम। मैं दुकान पर हूं, आई एम एट द शॉप। तो इस प्रकार से हम ऑन, अपॉन, ओवर और एट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब दिए हुए सेंटेंस में नजर डालते हैं। शी इज स्टैंडिंग ऑन द गेट। वो गेट पर खड़ी है दोस्तों। क्या वो गेट के ऊपर है? नहीं। तो यहां पर तो हम बोल रहे हैं लेकिन पर का अर्थ ऊपर नहीं है, इसलिए हम ऑन, अपॉन, ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सिंपल एट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहां पर की अलग अलग अंग्रेजी से संबंधित एग्जाम्पल्स दिए गए हैं दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। हिज वाइफ्स सिस्टर्स डॉटर हैज कम। यहां पर 2 पजेजिव केसेस का प्रयोग हुआ है दोस्तों। डबल पजेजिव का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते हैं, इसीलिए बाद वाले पजेजिव को हम ऑफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिस्टर्स डॉटर वाले भाग को हम द डॉटर ऑफ सिस्टर कर देंगे और फिर बाकी वाक्य को वैसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द डॉटर ऑफ हिज वाइफ्स सिस्टर हैज कम। ऐसे ही अगर हमें मोहन्स कजिन्स फ्रेंड दिया है दोस्तों, तो हम उसे द फ्रेंड ऑफ मोहन्स कजिन करेंगे। और अगर गीताज टीचर्स सन दिया है तो वो द सन ऑफ गीताज टीचर में कन्वर्ट होगा। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। चलिए अब अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। माई सेल्फ डिड दिस वर्क। जब भी किसी रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस जो कि सेल्फ लगा के बनते हैं दोस्तों, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये हमें वाक्य के शुरू में अकेले दिए हो तो वो इनकरेक्ट ही माना जाता है दोस्तों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस सेंटेंस के स्टार्टिंग में अकेले नहीं आ सकते दोस्तों। उनसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। अगर हमें हर सेल्फ दिया है तो हम उसे शी हर सेल्फ में कन्वर्ट करेंगे
और अगर योरसेल्फ तो उसे यू योरसेल्फ में। बट इन द गिवन सेंटेंस वी हैव बीन गिवन माई सेल्फ, तो इस माई सेल्फ को हम आई माई सेल्फ में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। लेट्स हैव अ लुक at some examples now. Next one, an university degree is no guarantee for a job. यहां पर गलती आर्टिकल्स से रिलेटेड है दोस्तों। इंडेफिनिट आर्टिकल जिसके अंतर्गत ए और एन आते हैं, उनका प्रयोग उनके स्टार्टिंग में आने वाले साउंड के हिसाब से किया जाता है दोस्तों। अगर हमें शुरू में वॉवल साउंड सुनाई देती है हिंदी में बोले, तो अगर हमें अ से आह तक की आवाज आती है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, और अगर व्यंजन यानी कि कंजोनेंट साउंड क से ग्यों तक की आवाज आती है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा वर्ड है HONEST, जिसमें हम एच को साइलेंट रखते हुए ऑनेस्ट बोलते हैं दोस्तों, तो ऑनेस्ट के शुरू में ओ आ रहा है, इसलिए हम ए का नहीं एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही 1 रुपी नोट के शुरू में वो आ रहा है, वो से वक जो कि एक व्यंजन है, तो हम इससे पहले ए लगाएंगे। तो हमें इंग्लिश के वॉल्स की बजाय हिंदी के वॉल्स और कंजोनेंट के बारे में सोचना है दोस्तों। ऐसे ही एम में जब आप लिखेंगे तो पहले ए फिर मो लिखेंगे। ए इज अ वॉल इन हिंदी, इसीलिए हम ए नहीं एन का प्रयोग करेंगे। यूरोपियन को यू यानी यौ से यज्ञ से बोला जा रहा है दोस्तों। ये हमारे क से ग्यों वाली सीरीज में आता है, व्यंजन वाली कैटेगरी में आता है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। ऑनरेबल इज द वर्ड साउंडिंग विद ओ, दैट्स व्हाई वी विल एड एन बिफोर दिस वर्ड। अब अपने दिए हुए सेंटेंस में नजर डालते हैं दोस्तों। एन यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी को जब हिंदी में लिख के देखेंगे तो जानेंगे कि इसमें यो आ रहा है, और यो हमारी हिंदी वाली अल्फाबेट में कंसोनेंट होता है, इसलिए हम एन नहीं ए का प्रयोग करेंगे। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस रूल फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वैसे तो हम किसी के नाम से पहले कभी भी दा नहीं लगाते हैं दोस्तों, लेकिन जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का काम करने लग जाए, जिसकी मिसाल दी जाए, उस वाले नाउन से पहले दा का प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। तो कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया का करेक्ट सेंटेंस बनेगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर आपको बोलना है कि वो हमारी कॉलोनी का ऋतिक रोशन है, तो आप बोलोगे ही इज द ऋतिक रोशन ऑफ आवर कॉलोनी, क्योंकि यहां पर ऋतिक रोशन हमने फिक्स कर दिया है। ऋतिक रोशन एक ऐसा बंदा मान लिया है जिससे लिसनर्स या ऑडियंस तो जानती ही जानती है। ऐसे ही हम बोलते हैं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। लेट्स मूव ऑन टू आवर 40th सेंटेंस। शी अग्रीज विद माई प्रपोजल। गलती प्रेपोजिशन की है दोस्तों, क्योंकि अग्री के बाद विद का प्रयोग या फिर टू का प्रयोग होता है। अग्री के बाद विद हम तब लगाते हैं जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं, लेकिन अगर हम व्यक्ति से नहीं उसकी किसी चीज से सहमत हो दोस्तों, तो हम विद नहीं टू का प्रयोग करते हैं। Here are some more example friends. Both the mother-in-laws welcomed the newlyweds with garlands of flowers. मिस्टेक यहां पर मदर इन लॉज में है दोस्तों, क्योंकि मदर इन लॉ का प्लूरल मदर इन लॉज नहीं मदर्स इन लॉ होता है दोस्तों। ऐसे ही कुछ और सिमिलर वर्ड्स हैं
जिनका प्लूरल भी इसी प्रकार बनता है। कमांडर इन चीफ का प्लूरल होता है कमांडर्स इन चीफ, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, पासर बाय, पासर्स बाय। इट मीन्स लास्ट वाले वर्ड में एस नहीं लगता, फर्स्ट वाले वर्ड में एस लगता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ द मदर्स इन लॉ welcomed the newlyweds with the garlands of flowers. Here are some more examples, friends. Our next sentence is all the candidates will give a test on Monday. Give a test वाले पार्ट में मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि क्लास टेस्ट एंड एग्जाम्स आर टेकन बाय द स्टूडेंट्स एंड गिवन बाय द टीचर। हिंदी में स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम देना बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी बनाते समय एग्जाम देने की इंग्लिश टेक एग्जाम, और टीचर्स द्वारा एग्जाम लेने की इंग्लिश गिव एग्जाम होती है दोस्तों। एंड द सेम इज ट्रू विथ क्लास एंड टेस्ट ऑल्सो। सो ये वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहां देना की इंग्लिश टेक और लेना की इंग्लिश गिव लगानी होती है। Here are some more examples on the same rule. Let's move on to 43rd now. They are astonished through his failure in the examination. यहां पर preposition की गलती है दोस्तों, क्योंकि 3 वर्ड्स जो हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं वो है astonished, सरप्राइज्ड और वेक्स्ड। इन तीनों वर्ड्स के बाद प्रेपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी दे आर एस्टोनिश्ड एट हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। हियर आर द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस रूल। 44th सेंटेंस इज द कैट इज रनिंग बिहाइंड द रैट। पोजीशन को दिखाने के लिए हम बिहाइंड या आफ्टर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। दोनों का ही मतलब पीछे से होता है, लेकिन अगर आप किसी के पीछे पर्पज के साथ जा रहे हैं तो आफ्टर का प्रयोग होगा, और अगर विदाउट पर्पज तो बिहाइंड का। दिए हुए सेंटेंस में बिल्ली चूहे के पीछे उसे खाने के लिए जा रही है दोस्तों। The cat is running with a purpose. That's why हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा The cat is running after the rat. This slide has some more examples on the same rule. Next sentence is it is high time you play cricket. It is time, it is right time और इट इज हाई टाइम के बाद अगर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों, लाइक इट इज हाई टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम इन फ्रेजेस के बाद कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं दोस्तों, एक नई क्लॉज जोड़ रहे हैं, तो उस क्लॉज में हम हमेशा सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो इट इज हाई टाइम शी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। ऐसे ही दिए हुए सेंटेंस में इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, उस फर्स्ट फॉर्म को हटाकर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इट इज हाई टाइम यू प्लेड क्रिकेट। हियर आर द एग्जांपल्स ऑन द सेम रूल। नेक्स्ट वन, शी मेड द स्टूडेंट्स टू लाफ। दिया हुआ सेंटेंस कॉजेटिव में है दोस्तों। कॉजेटिव वो वाक्य होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति खुद काम करता नहीं है बल्कि किसी और से काम कराता है। एक्टिव वॉइस वाले कॉजेटिव सेंटेंसेस में मेक और कॉज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। मेक के लिए फॉर्मूला होता है मेक इट डू और कॉज के लिए फॉर्मूला होता है कॉज इट टू डू। यहां पर इट वो चीज होती है जिसके ऊपर काम हो रहा है और डू
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिखा रहा है। तो जो बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ये है कि मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है और कॉज के बाद टू का प्रयोग होता है। तो दिए हुए सेंटेंस में मेड लगा हुआ है तो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा और हमारा सही वाक्य बन जाएगा शी मेड द स्टूडेंट्स लाफ। लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन, आई गेट माई क्लोथ्स वॉश बाय मदर। यहां पर भी दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव में ही है दोस्तों, लेकिन ये एक्टिव नहीं पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम गेट इट डन या हैव इट डन का प्रयोग करते हैं। इट यहां पर उस चीज को दिखा रहा है जिसके ऊपर काम हो रहा है और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव के पैसिव में गेट और हैव का प्रयोग होता है और इन दोनों के बाद ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड बाय मदर। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज हार्ड वर्क is key of success. The correct one will be hard work is key to success. क्योंकि key और way के बाद हमेशा preposition to का प्रयोग होता है दोस्तों। हमें ये ज्यादातर क्वेश्चन में ऑफ ही लगा कर देंगे। ऐसे ही हार्मफुल और इंजूरियस के बाद भी हमें to का ही प्रयोग करना होता है। Here are some more examples, friends. Let's move on to the next one. If you will work hard, you will pass. दिया हुआ सेंटेंस टाइप 1 वाला कंडीशनल सेंटेंस है। इस केस में इफ के बाद वाले क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है दोस्तों। इट मीन्स इफ के बाद वाले क्लॉज में कभी भी विल नहीं आता, उसमें हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। हियर इज आवर 50th सेंटेंस फ्रेंड्स। लेट हिम एंड आई प्ले क्रिकेट। लेट से रिलेटेड हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट थिंग इज लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन में लेट ही दिया है तो हम उसे लेट हिम कर देंगे, क्योंकि लेट के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है दोस्तों। और दूसरी बात जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है वो है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, अर्थात इन्फिनेटिव तो बनाते हैं लेकिन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम में अगर हमें टू लगा हुआ मिलता है तो हम उसे हटा देंगे। इट मीन्स अगर सेंटेंस है लेट मी टू स्टडी तो करेक्ट सेंटेंस विल बी लेट मी स्टडी। अब अपने दिए हुए सेंटेंस पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। लेट हिम एंड आई प्ले क्रिकेट। यहां पर लेट के साथ दो प्रोनाउंस का यूज हो रहा है तो दोनों का ही हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ही का तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, हम आई का ऑब्जेक्ट मी लगाते हुए करेक्ट सेंटेंस बना देंगे लेट हिम एंड मी प्ले क्रिकेट। यहां पर इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं दोस्तों। और आर 51st सेंटेंस, आई बॉट 3 डजन्स बनानास। मिस्टेक लाइज इन 3 डजन्स। डजन, स्कोर, 100 और 1000 ये ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जिनके पहले अगर कोई नंबर या संख्या आए तो इन वर्ड्स में एस नहीं जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 स्कोर्स नहीं होगा, 2 स्कोर होगा। ऐसे ही 5000 नहीं 5000 होगा। अगर
इन वर्ड्स से पहले कोई संख्या नहीं आ रही है तो फिर हम इनमें एस भी लगाएंगे और इनके बाद ऑफ का प्रयोग भी करेंगे, जैसे डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, एटसेट्रा। अब दिए हुए सेंटेंस में नजर डालते हैं दोस्तों। यहां पर डजन से पहले 3 जो कि एक नंबर है वो दिया गया है, इसलिए इस डजन में एस नहीं जुड़ेगा दोस्तों। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी आई बॉट 3 डजन बनानास। Here are some more examples related to this rule, friends. Just go through them quickly. Our next sentence is he is the most perfect gentleman. गलती the most perfect वाले पार्ट में है दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो खुद ही सर्वोच्च स्थिति वाले अर्थात सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, इसलिए उनसे पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। Here is the list of those words, friends. Perfect, ideal, unique, complete, chief, etc. दिए हुए वाक्य में परफेक्ट से पहले मोस्ट का प्रयोग हुआ है दोस्तों, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। इसीलिए द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन की जगह हम अ परफेक्ट जेंटलमैन का प्रयोग करेंगे और हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। हियर इज द स्लाइड विद सम एग्जांपल्स। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज फ्यू वाटर इन द ग्लास। यहां पर यूज हुए एडजेक्टिव फ्यू में मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि फ्यू और लिटिल दोनों का अर्थ ही कम होता है, लेकिन हमें इन दोनों एडजेक्टिव्स को कैसे लगाना है ये अच्छे से समझना होगा। फ्यू एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है दोस्तों, जिसे हमेशा काउंटेबल नाउन्स से ही पहले रखा जाता है, यानी कि उन नाउन्स से पहले जिनको कि हम गिन सकते हैं। और दूसरा वाला वर्ड लिटिल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जिसको हमेशा उन नाउन्स से पहले रखा जाता है जो कि अनकाउंटेबल हो, जिन्हें कि गिना ना जा सके। अब दिए हुए वाक्य में आया हुआ वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज होगा दोस्तों, अर्थात फ्यू की जगह पर लिटिल का प्रयोग करेंगे और हमारा सही वाक्य बन जाएगा देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। फ्यू और लिटिल के डिफरेंस को समझाती हुई इस स्लाइड पे नजर डाल लीजिए दोस्तों। अब अपने अगले वाक्य पर आ जाते हैं। अ फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। मिस्टेक हियर इज इन अ फ्यू वर्ड्स। फ्यू का अर्थ तो हम जान ही गए हैं दोस्तों, कम से होता है, लेकिन इस फ्यू में भी 3 तरीके के फ्यू होते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ये तीनों ही एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं। इनका प्रयोग कम के अर्थ में काउंटेबल नाउन से पहले होगा, लेकिन फ्यू का प्रयोग तब होगा जब सेंस हार्डली एनी अर्थात नहीं के बराबर का होगा और नेगेटिव सेंस को प्रकट किया गया होगा। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज। मेरे नहीं के बराबर दोस्त हैं कॉलेज में। आप फ्यू का प्रयोग सम यानी कि कुछ के अर्थ में पॉजिटिव सेंस में किया जाता है दोस्तों। जैसे शी वॉन्ट्स अ फ्यू बुक्स, उसे थोड़ी बहुत किताबें चाहिए, तो यहां पर कम पॉजिटिव सेंस में प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने अ फ्यू लगाना है दोस्तों। और तीसरा वाला फ्यू जो द फ्यू है दोस्तों, उसका अर्थ होता है नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। इसका मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितना है या था उतना सब। जैसे द फ्यू पेन्स आई बॉट गेव टू हर।
यहां पर द फ्यू का प्रयोग नॉट मैनी बट ऑल देयर आर के सेंस में ही हुआ है दोस्तों। और द फ्यू का प्रयोग हम तभी करते हैं दोस्तों जब द फ्यू वाले पार्ट के बाद हमें कोई क्लॉज बनी हुई दिख रही हो, जैसे कि दिए हुए सेंटेंस में दैट ही स्पोक आ रहा है जो कि एक एडजेक्टिव क्लॉज है, तो इसलिए हम अ फ्यू वर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, द फ्यू वर्ड्स का प्रयोग होगा दोस्तों। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक were full of wisdom. Here are some more examples. Let's move on to the next sentence. They lost a little money they had. Mistake यहां पर a little money में है दोस्तों। Little, a little, the little, ये adjectives of quantity होते हैं दोस्तों, और इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले, यानी कि उन नाउन्स से पहले किया जाता है जिन्हें हम नहीं गिन सकते। और इन 3 टाइप के लिटिल का प्रयोग करते कब हैं, अब ये जान लेते हैं। लिटिल का प्रयोग हम नहीं के बराबर के अर्थ में नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में बहुत कम यानी कि नहीं के बराबर पानी है। अ लिटिल का प्रयोग सम या कुछ मात्रा के अर्थ में पॉजिटिव सेंस में किया जाता है दोस्तों, जैसे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। द लिटिल का प्रयोग नॉट मच बट ऑल, अर्थात ज्यादा नहीं लेकिन सब के अर्थ में होता है, जैसे डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। द लिटिल का प्रयोग हम तभी करते हैं दोस्तों जब इसके बाद वाले भाग में कोई क्लॉज बन रही हो। ऐसे ही दिए हुए सेंटेंस में भी नॉट मच बट ऑल का सेंस आ रहा है और बाद में क्लॉज दे हैड भी बन रही है, इसीलिए हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा दे लॉस्ट the little money they had. Here are some more examples related to little, a little and the little. Let's move on to the next one now. The inspector together with 2 policemen were killed. यहां पर subject verb agreement की गलती है दोस्तों, were killed का प्रयोग सही नहीं है। जब भी 2 nouns या प्रोनाउंस को विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक या इन एडिशन टू से जोड़ा जाता है दोस्तों, तो हम पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से ही वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करते हैं दोस्तों। दिए हुए वाक्य में इंस्पेक्टर के हिसाब से वर्ब डिसाइड होगी और हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द इंस्पेक्टर together with 2 policemen was killed. Here are some more examples related to this rule, friends. Not only Mohan but also his friends is naughty. 2 noun और pronouns को हम not only और but also से जोड़ते हैं या फिर either और या neither nor से जोड़ते हैं, तो हमारी verb या helping verb को हम बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से तय करते हैं। यहां पर बाद में हिज फ्रेंड्स का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज नहीं आर का प्रयोग होगा दोस्तों। सम मोर एग्जांपल्स आर गिवन हियर अंडर। हमारा अगला वाक्य है ही इज ट्रू विद हिज वर्ड्स। गलती यहां पर प्रेपोजिशन से संबंधित है दोस्तों। ट्रू के बाद विद नहीं लगता, ट्रू के बाद टू का प्रयोग होता है। जब भी हमें बोलना हो कि वो व्यक्ति अपनी बात का सच्चा है, तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है दोस्तों। पहला कि ट्रू के बाद टू का प्रयोग होगा और दूसरा वर्ड्स नहीं वर्ड का यूज होगा। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी
he is true to his word. Here are some more examples related to this rule, friends. Next sentence, he has pride of his wealth. Here again we find the mistake of preposition. प्राउड के बाद ऑफ preposition का प्रयोग होता है, जबकि प्राइड के बाद इन का. इसीलिए हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा he has pride in his wealth. Some more examples of the same kind are given here on this slide, friends. Just go through them quickly. Our 60th sentence is he walks as if he was sick. वह ऐसे चलता है मानो कि बीमार हो. As if और as though दोनों का ही अर्थ मानो कि से होता है दोस्तों, और इनका प्रयोग कल्पना को प्रकट करने के लिए होता है. इसीलिए इनके बाद पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग होता है. और सरल शब्दों में बोलें तो एज इफ या एज दो के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है. सो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही वॉक्स एज इफ ही वर सिक. लेट्स टेक अ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स, फ्रेंड्स. 3 years passed since her father died. यहां सिंस से पहले वाले क्लॉज में मिस्टेक है दोस्तों. अगर सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में हो तो सिंस से पहले आने वाले क्लॉज को प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद वाले क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है दोस्तों. और सरल शब्दों में बोलें तो सिंस से पहले वाले क्लॉज में हम हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म. दिए हुए सेंटेंस में सिंस से पहले हैज हैव का प्रयोग करना अनिवार्य है दोस्तों. इसीलिए हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा 3 years have passed since her father died. Here are some more examples related to this rule. Now the next one is curry and rice are my favorite food. यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली मिस्टेक है दोस्तों. अगर दो चीजें मिलकर एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करती हैं तो उन्हें एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ही ट्रीट किया जाता है दोस्तों. जैसे ब्रेड एंड बटर, करी एंड राइस, द कार्ट एंड हॉर्स, स्लो एंड स्टडी. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड. इस रूल पर आधारित कुछ और सेंटेंसेस यहां दिए गए हैं दोस्तों. नेक्स्ट वन इज ही रिजेंबल्स विद हिज फादर. यहां पर गलती प्रेपोजिशन की है. रिजेंबल का अर्थ होता है लुक लाइक और रिजेंबल के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों. इससे पहले भी हमने 3 प्रेपोजिशंस की बात की थी. Here is the list of the words which are not followed by any preposition. Resemble, reach, accompany, enter. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा he resembles his father. Some more examples are as follows. The teacher called Ravi and asked him to describe about the incident. Describe के बाद भी कोई preposition यूज नहीं होता है दोस्तों. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा The teacher called Ravi and asked him to describe the incident. Here are some more examples. Bid him to finish the work. यहां पर इंफिनिटिव के प्रयोग में मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद बेयर इंफिनिटिव का ही प्रयोग होता है. बेयर इंफिनिटिव का अर्थ होता है इंफिनिटिव विदाउट टू, और ऐसे एक्शन वर्ड्स की लिस्ट
यहां दी गई है दोस्तों। इन वर्ड्स के बाद सामान्यतः ऑब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा बिड हिम फिनिश द वर्क। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड आर गिवन ऑन दिस स्लाइड। नेक्स्ट वन, व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर आई एम। गलती लास्ट वाले पार्ट वेयर आई एम में है दोस्तों। सेंटेंस की बनावट हमें इनडायरेक्ट स्पीच की याद दिला रही है। वे यानी कि कंजंक्शन के बाद वाले क्लॉज में प्रोनाउंस और टेंस में परिवर्तन नहीं किया गया है। यहां पर आई को ही के अकॉर्डिंग ही में बदला जाएगा। क्योंकि वेयर से पहले वाली क्लॉज पास्ट में है दोस्तों, तो वेयर के बाद वाली क्लॉज भी पास्ट में ही बनेगी। यानी कि एम के स्थान पर हम वॉज का प्रयोग करेंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर ही वाज। सम मोर एग्जांपल्स आर गिवन ऑन दिस स्लाइड फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट नो टू स्विम। ऐसे वाक्य में नो के बाद पहले हाउ आता है और फिर इंफिनिटिव बनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा I do not know how to swim. Here is the slide with the sentences of the same kind, friends. अब अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं। You had better stayed there. Had better stayed में गलती है दोस्तों। हमें कुछ फ्रेजेज याद रखने हैं दोस्तों, जैसे had better, had rather, would rather, rather than। इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव्स का ही प्रयोग होता है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी लेकिन बिना टू के। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी यू हैड बेटर स्टे देयर। जस्ट हैव एन आई ऑन सच एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज सफरिंग फ्रॉम द प्लेग। टाइप्स ऑफ डिजीजेस से पहले, टाइप्स ऑफ गेम्स से पहले और टाइप्स ऑफ मील्स से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। अगर टाइप्स ऑफ डिजीजेज की बात करें तो फीवर, मलेरिया, डायसेंट्री, प्लेग, इनसे पहले हम दा नहीं लगाएंगे। हालांकि दो ऐसी बीमारियां होती हैं दोस्तों जिनसे पहले हमें दा लगाना होता है। दे आर मिसल्स एंड मम्स। इन दो बीमारियों को छोड़ के बाकी सारी बीमारियों से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे ही गेम्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, इनसे पहले भी दा नहीं लगता है। अगर मील्स की बात करें, इट इंक्लूड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और इन वर्ड्स से पहले भी दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी शी इज सफरिंग फ्रॉम plague. Some more examples of this kind are given on this slide. Here comes our 70th sentence. Have you taken the breakfast? यहाँ पर टाइप्स ऑफ मील का जिक्र किया गया है दोस्तों, और अभी हमने जाना ही था कि टाइप्स ऑफ मील से पहले दा नहीं लगता है। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी हैव यू टेकन breakfast. Some more examples of the same kind are as follows, friends. Sentence number 71. She came later than I expected. यहाँ पर गलती later वर्ड में है दोस्तों। LATTER। दो प्रकार के लेटर होते हैं। पहला वाला LATER जो कि लेट की कंपैरेटिव डिग्री होता है। लेट मतलब देरी से और लेटर मतलब ज्यादा देरी से। और दूसरा लेटर LATTER वाला होता है दोस्तों। ये वर्ड फॉर्मर का अपोजिट होता है। फॉर्मर का अर्थ होता है पहला वाला और लेटर का अर्थ होता है बाद वाला। दिए गए सेंटेंस में सेंस ज्यादा देरी से का आ रहा है
और कंपैरेटिव डिग्री बन रही है, इसीलिए LATER वाले लेटर का प्रयोग होगा और हमारा वाक्य बन जाएगा शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। Here are some more examples related to this rule, friends. Next one, the former chapter of this book is interesting, but the later one is boring. यहाँ पर भी मिस्टेक लेटर वर्ड में ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर यूज होने वाला लेटर फॉर्मर का अपोजिट है और बाद वाले का सेंस दे रहा है, इसीलिए हम LATER का नहीं LATTER का प्रयोग करेंगे और हमारा सही वाक्य बन जाएगा द फॉर्मर चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग बट द लेटर LATTER वन इज बोरिंग। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड आर हियर ऑन दिस स्लाइड, फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ आई वॉज यू I would never do that। यहां पर if के बाद वाले क्लॉज में मिस्टेक है दोस्तों। It is second type of conditional sentence। इसमें वर्तमान से संबंधित कल्पना को प्रकट किया जाता है और इसका रूल होता है if के बाद वाली क्लॉज में सेकंड फॉर्म और उसके बाद वाली क्लॉज में would प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहां पर बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर में से कोई एक आएगी, लेकिन क्योंकि हमें कल्पना को दिखाना है दोस्तों, हमें इमेजिनेशन को शो करना है, इसलिए हम वर्स को नहीं वर को लगाएंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड आर गिवन ओवर हियर, जस्ट गो थ्रू देम क्विकली। And our next one is, if I had money, I would have gone to America। यहां पर भी if के बाद वाले क्लॉज में ही गलती है दोस्तों। ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें पास्ट से रिलेटेड किसी कोरी कल्पना को प्रकट किया जाता है जो कभी भी सत्य नहीं हो सकती है, और ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए इफ के बाद वाले क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और उसके बाद वाले क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दिए हुए वाक्य में हैड का प्रयोग मेन वर्ब रखना के सेंस में हुआ है और उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब हैड को भी लगाना होगा और हमारा सही वाक्य बनेगा इफ आई हैड मनी I would have gone to America। Here are some more examples related to this rule, friends. Our next sentence is, mathematics are not an easy subject। यहां पर एरर वर्ब की है दोस्तों। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते जरूर हैं लेकिन होते सिंगुलर नंबर में ही हैं, जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज और इनिंग्स। ये सभी वर्ड्स एक वचन में होते हैं, इसलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाई जाती है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। इस टाइप के कुछ और एग्जाम्पल्स यहां दिए गए हैं दोस्तों। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड। इस वाक्य में आया न्यूज वर्ड भी पिछले सेंटेंस में बताए गए उन वर्ड्स में से एक है दोस्तों जो बहुवचन जैसे लगते हैं लेकिन होते एक वचन है। सो न्यूज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम हैव का नहीं हैज का प्रयोग करेंगे और साथ ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज नहीं दिस का प्रयोग होगा दोस्तों। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी, दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड
the peace of mind. Some more examples of this kind are given over here. Now the next one is there are fine furniture in the house. कुछ nouns का प्लूरल नहीं बनता है दोस्तों, वे केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे फर्नीचर, एडवाइस, मिस्चीफ, इंफॉर्मेशन। अगर इन वर्ड्स के बहुवचन का भाव हमें प्रकट करना ही होता है तो इन वर्ड्स से पहले कुछ फ्रेजेज का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे फर्नीचर का प्लूरल सेंस देने के लिए हम आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर बोलते हैं। एडवाइस के प्लूरल के लिए पीसेस ऑफ एडवाइस, मिस्चीफ के लिए एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ और इंफॉर्मेशन के लिए पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रयोग होता है दोस्तों। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा देयर आर फाइन आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर in the house. Some more examples are given here, friends. Now the next one, he gave me many advices. यहाँ पर भी advice का plural sense देने के लिए हम advices का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके स्थान पर हम pieces of advice लगाएंगे और हमारा सही वाक्य बनेगा he gave me many pieces of advice. Some more examples are given over here, friends. Next sentence is being a cold night, I stayed in my house. गलती पहले वाले पार्ट में है दोस्तों। Being a cold night से पहले it भी लगाना होगा और सही सेंटेंस बनेगा it being a cold night, I stayed in my house. इसके एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें दो वाक्यों का सिंथेसिस करना होगा, उन्हें जोड़कर एक सिंपल बनाना होगा। और ये दो वाक्य हैं इट वॉज अ कोल्ड नाइट, आई स्टेड इन माई हाउस। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग है दोस्तों और हिंदी में के कारण का सेंस भी आ रहा है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले नियम से हम इसका जब सिंपल बनाएंगे तो वॉज का बीइंग कर देंगे लेकिन इट को भी नहीं हटाएंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा इट बीइंग अ कोल्ड नाइट, कॉमा आई स्टेड इन माई हाउस। दिस स्लाइड contains some examples of the same kind, friends. Now the next one is sitting at the gate, a scorpion stung him. गलती बाद वाले पार्ट में है दोस्तों। Sitting at the gate वाला फ्रेज उसी नाउन या प्रोनाउन के आसपास आएगा जिसके लिए वो यूज हो रहा है, क्योंकि गेट पर वो लड़का या आदमी ही बैठा था, इसलिए हमें ही को सिटिंग एट द गेट के ज्यादा नजदीक लाना पड़ेगा। इसके लिए हम बाद वाले पार्ट में आए हुए एक्टिव को पैसिव में बदल देंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा सिटिंग एट द गेट ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड, फ्रेंड्स। And with this, our sentence number 81. The police has arrested the thief. Mistake यहाँ पर verb वाली है दोस्तों, क्योंकि पुलिस, पीपल, जेंट्री और कैटल ये चार ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों जिन्हें कि हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। तो हम हैज का नहीं, यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस रूल आर गिवन हियर, फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। अवॉइड टू ड्रिंक टू मच वाटर विद मील्स। यहां पर बने हुए इंफिनिटिव में मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि अवॉइड, गिव अप, स्टार्ट और स्टॉप इन वर्ड्स के बाद ज्यादातर जेरेंड यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही प्रयोग किया जाता है। तो अवॉइड टू ड्रिंक के स्थान पर
हम अवॉइड ड्रिंकिंग लगाएंगे, हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा अवॉइड ड्रिंकिंग टू मच वाटर with meals. Here are some more examples, friends. Next one, distribute the sweets between all the boys of the class. यहां पर preposition की गलती है दोस्तों, क्योंकि अगर दो जनों के बीच में का सेंस आता है तो हम between लगाते हैं, और दो से ज्यादा जनों के बीच में का सेंस हो तो हम वहां पे among लगाते हैं दोस्तों। क्योंकि यहां क्लास के सारे लड़कों की बात हो रही है तो बिटवीन नहीं among का प्रयोग होगा, और हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स among all the boys of the class. Some more examples of the same kind are here, friends. Our next sentence is poors are always honest. Poors का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। एक गरीब को हम पुअर मैन कहते हैं और बहुत सारे गरीबों को द पुअर। ऐसे ही बहुत सारे अमीरों को हम द रिच कहते हैं दोस्तों, ना कि रिचेज। ऐसे ही अगर लैंग्वेज और पर्सन्स की बात करें तो अगर हम किसी लैंग्वेज को एज इट इज बोलते हैं, जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश का मतलब होगा अंग्रेजी भाषा, और दी इंग्लिश का मतलब होगा अंग्रेजी लोग या अंग्रेजी आदमी। द सेम इज ट्रू विथ फ्रेंच एंड द फ्रेंच। फ्रेंच एक लैंग्वेज है दोस्तों, और द फ्रेंच फ्रेंच मैन या फ्रेंच पीपल को दिखा रहा है दोस्तों। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा द पुअर आर ऑलवेज ऑनेस्ट। इसी तरीके के कुछ और उदाहरण यहां दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन इज ही प्रिवेंटेड मी टू गो। प्रिवेंट जिसका मतलब रोकना होता है दोस्तों, इसके बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, और फिर फ्रॉम के बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स यहां दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। यहां पर द बेस्ट ऑफ द टू वाले पार्ट में गलती है दोस्तों। जब भी टू नाउन्स की बात होती है तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है दोस्तों, और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग केवल तभी होता है जब दो से ज्यादा नाउन्स की बात होती है। चूंकि दिए गए सेंटेंस में दो नाउन्स की बात है, इसीलिए उनमें से किसी को भी हम सबसे अच्छा नहीं कह सकते। वहां पर एक नाउन को हम दूसरे नाउन से बस ज्यादा अच्छा बता सकते हैं और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज बेटर ऑफ द टू। सम मोर एग्जांपल्स आर हियर। नेक्स्ट वन, द फिलोसोफर एंड द पोइट हैज कम। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि फिलोसोफर और पोइट दोनों से पहले द लगा हुआ है, इसीलिए ये एक व्यक्ति को नहीं दो अलग अलग व्यक्तियों को दिखा रहे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति फिलोसोफर है और दूसरा व्यक्ति पोइट। अगर द फिलोसोफर एंड पोइट लिखा होता तो हम बोलते कि ये दोनों एक ही नाउन को शो कर रहे हैं, तो हैज का प्रयोग यहां पर सही होता। लेकिन चूंकि यहां पर दोनों वर्ड से पहले द लगा है, इसीलिए हम इसे सिंगुलर नहीं प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, और हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द फिलोसोफर एंड द पोइट हैव कम। Some more examples of the same kind are given here, friends. Next sentence, he went to Lucknow by a car. By a car, by a bus या फिर by a taxi का नहीं दोस्तों, by car, by bus, by taxi का प्रयोग होता है। by और किसी व्हीकल के बीच में आर्टिकल का प्रयोग गलत है दोस्तों। So our correct sentence will be he went to Lucknow by car. Some more examples are here.
Next sentence is, although he was poor, but he was honest. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट को प्रकट करने के लिए ऑल्दो या दो का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, लेकिन ऑल्दो या दो के साथ कभी भी बट का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बट तो कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज होता है। तो ऑल्दो या दो के साथ या तो हम सिर्फ कॉमा लगाएंगे या फिर येट का प्रयोग होगा दोस्तों। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, although he was poor, yet he was honest. Some more examples are given here, friends. Next sentence is, I did not give him any further reply. यहां पर गलती फार्दर शब्द में है दोस्तों। FARTHER फार्दर आगे के सेंस में ग्रेटर डिस्टेंस को शो करने के लिए किया जाता है, और फर्दर एडिशनल के सेंस में अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। यहां पर बात को बढ़ाने की बात है दोस्तों, ना कि किसी दूरी की, इसीलिए फार्दर का नहीं फर्दर का प्रयोग होगा, और हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, आई डिड नॉट गिव हिम एनी फर्दर रिप्लाई। सेंटेंस नंबर 91, द स्काई इज ओवर अवर हेड। गलती यहां पर प्रेपोजिशन वाली है दोस्तों। ऊपर के अर्थ में हम ओवर या एबव का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के परपेंडिकुलरली अप हो, अर्थात लंबवत अवस्था में ऊपर हो, जबकि अबव हॉरिजॉन्टली अप वाली पोजीशन को दिखाने के लिए, अर्थात उस समय किया जाता है दोस्तों जब कोई चीज किसी के ऊपर क्षैतिज अवस्था में होती है। दिए गए सेंटेंस में स्काई हेड के हॉरिजॉन्टली अप है, इसीलिए हम ओवर के स्थान पर अबव का प्रयोग करेंगे, और हमारा सही वाक्य होगा, द स्काई इज अबव आवर हेड। अबव और ओवर के फर्क को शो करने वाले कुछ एग्जाम्पल्स यहां दिए गए हैं दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, नोबडी विल बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। मिस्टेक पॉजिटिव केस के प्रयोग में है, क्योंकि समबडी, एनीबडी, एवरीबडी और नोबडी के पॉजिटिव केस अर्थात अपने की अंग्रेजी देयर नहीं बल्कि हिज और हर होती है। अगर जेंडर डिसाइड ना हो तो सामान्यतः हिज का ही प्रयोग किया जाता है। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी, नोबडी विल बी अलाउड टू एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियन। सम मोर एग्जाम्पल्स of this kind are given here on this slide, friends. Let's move on to our next sentence now. His parents deprived him with all he had. इस वाले वाक्य में भी preposition की ही गलती है दोस्तों। वर्ड deprived का अर्थ होता है वंचित करना, और जिस चीज से किसी को वंचित किया जा रहा हो उस चीज से पहले हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सही वाक्य बनेगा, हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम ऑफ ऑल ही हैड। डिप्राइव्ड वाले कुछ और वाक्य यहां दिए गए हैं दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। यहां पर गलती टेंस वाली है दोस्तों। अगर सिंस और फॉर के बाद टाइम का प्रयोग होता है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं, अर्थात इज एम आर के साथ नहीं, आईएनजी फॉर्म हैज बीन या हैव बीन के साथ लगाते हैं। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स on this rule, friends. Next one is,
A modest man does not boast his merits. मिस्टेक प्रेपोजिशन वाली है दोस्तों। बोस्ट का अर्थ होता है शेखी बघारना या बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, और बोस्ट के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। तो हमारा सही वाक्य होगा अ मॉडेस्ट मैन डज नॉट बोस्ट ऑफ हिज मेरिट्स। सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन ओवर हियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज ही शुड रिफ्रेन टू बैड बॉयज। फिर से मिस्टेक प्रेपोजिशन की ही है दोस्तों। रिफ्रेन का अर्थ होता है दूर रहना। दूर हम किसी चीज या इंसान से होते हैं, इसीलिए रिफ्रेन के बाद से के अर्थ में प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है दोस्तों। तो हमारा राइट सेंटेंस होगा ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम बैड बॉयज। रिफ्रेन वाले कुछ और वाक्य पे भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डाउट दैट ही विल कम। यहां पर गलती कंजंक्शन की है, संदेह को प्रकट करने के लिए कि क्या के अर्थ में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इफ या वेदर का प्रयोग कि क्या के ही अर्थ में हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय भी करते थे दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट काइंड ऑफ इंटरोगेटिव में हुआ करती थी। यहां पर डाउट के बाद हम दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और हमारा सही वाक्य बनेगा आई डाउट वेदर ही विल कम। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस रूल आर गिवन हियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज व्हेन आई बाय दीज थिंग्स देन आई विल गिव यू वन ऑफ देम। गलती यहां पर भी कंजंक्शन वाली ही है दोस्तों। व्हेन और इफ के साथ देन का प्रयोग ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है, इसीलिए हमारा सही वाक्य होगा व्हेन आई बाय दीज थिंग्स कॉमा आई विल गिव यू वन ऑफ देम। अर्थात तब या तो के लिए हम सिर्फ कॉमे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड are here on this slide. Next sentence is they repented to go on strike. Repent, regret, feel sorry, तीनों का ही अर्थ खेद व्यक्त करना या पश्चाताप करने से होता है दोस्तों। इसीलिए इनके बाद के लिए के अर्थ में प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा दे रेपेंटेड फॉर गोइंग ऑन स्ट्राइक। खेद व्यक्त करना से संबंधित कुछ और उदाहरण यहां दिए गए हैं दोस्तों। आवर 100th सेंटेंस इज शी इज एलिजिबल टू द पोस्ट। हियर अगेन द मिस्टेक लाइज इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। क्वेश्चन में आए एलिजिबल वर्ड का अर्थ होता है अप्रोप्रिएट और सुटेबल अर्थात उपयुक्त, और इसके बाद के लिए के अर्थ में प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है दोस्तों। सो अवर करेक्ट सेंटेंस विल बी शी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर on this slide friends. With this I wind up today's class. Thank you very much.